मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी बड़े घर की बेटी का अध्ययन कर रहे थे। इस क्रम में हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत हो चुके हैं। आज हम लोग कहानी के सारांश से परिचित होंगे। कहानी को आज हम लोग संक्षेप में जानेंगे, समझेंगे। देखिए बच्चों, बड़े घर की बेटी यह मुंशी प्रेमचंद जी की बड़ी ही लोकप्रिय कहानी है और इसमें भारतीय समाज की रूपरेखा को दिखाया गया, भारतीय समाज का वर्णन किया गया है। यह संयुक्त परिवार की महत्व को दर्शाते हुए इस कहानी को कहानीकार ने लिखा है। कहानीकार के अनुसार संयुक्त परिवार एकल परिवार की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। इसमें भारतीय समाज के संयुक्त परिवार के परिवेश को यहाँ लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आइए कहानी के सारांश को देखा जाए। देखिए, कहानी का शीर्षक है बड़े घर की बेटी। कहानी के प्रारंभ में गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह का वर्णन किया गया है, जो अपने गांव के जमींदार हैं। और यह बताया गया है कि उनके पितामह किसी समय अत्यधिक धनवान थे। गांव का जो भी सामाजिक कार्य है उनके पितामह के द्वारा, पितामह का मतलब होता है पिताजी के पिताजी, दादाजी, बाबाजी, उनके द्वारा किया कराया गया। चाहे वह गांव का पक्का तालाब हो, चाहे मंदिर हो, ये सब कार्य उनके पितामह के द्वारा कराया गया है। अर्थात वे धनाढ्य व्यक्ति थे, लेकिन इस समय उनकी वार्षिक आय 1000 रुपए से अधिक नहीं है। देखिए बेटा, जिस समय यह कहानी लिखी गई थी उस समय 1000 रुपए का भी महत्व था। आप आज के दौर से उसे 1000 रुपए की तुलना मत करिएगा। तो इनकी वार्षिक आय 1000 रुपए से अधिक नहीं थी। बेनी माधव सिंह के 2 लड़के थे, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी। श्रीकंठ सिंह जी दुबले पतले थे, गहरे बदन के थे, ग्रेजुएट थे। वहीं लाल बिहारी जस्ट उनके अपोजिट था, विपरीत था। वह दोहरे बदन का सजीला नौजवान था और पढ़ा लिखा नहीं था। यद्यपि श्रीकंठ सिंह जी ग्रेजुएट थे, लेकिन वे पश्चिमी सभ्यता के हिमायती नहीं थे। अर्थात वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रशंसक थे, समर्थक थे। गांव में होने वाली रामलीला इत्यादि में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। और आजकल बहुओं का अपने परिवार से अलग होकर रहने की जो आदत है, इससे वे काफी रुष्ट है। इसे देश काल के लिए नुकसानदायक समझते हैं, देश और परिवेश के लिए हानिकारक समझते हैं। और वे इसके लिए घर की स्त्रियों को जिम्मेदार मानते हैं और कईयों को उन्होंने समझा बुझाकर परिवार से अलग होने से मना किया। इस तरह से वे बहुएं श्रीकंठ सिंह जी की शत्रु हो गई। अर्थात वे मन ही मन श्रीकंठ सिंह को अपना शत्रु मानने लगे। लेकिन उनकी पत्नी आनंदी का विचार उनसे कुछ अलग था। आनंदी के अनुसार जब परिवार में एक साथ प्रेम पूर्वक रहना संभव न हो तो अलग रहने में कोई बुराई नहीं है। यद्यपि ऐसा नहीं था कि वह अपने देवर ससुर इत्यादि को नहीं चाहती थी, सबको चाहती थी, सबसे स्नेह करती थी। लेकिन उसका विचार यह था कि अगर परिवार में एक साथ रहने से क्लेश बढ़ता है तो अलग हो जाना ही उचित है। अलग होकर अगर प्रेम पूर्वक भी रहा जाए इसमें कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ लेखक ने आगे आनंदी के पिता भूप सिंह का वर्णन किया है। भूप सिंह
जो एक ताल्लुकेदार है और उनका रहन सहन बेनी माधव सिंह से अच्छा है और वे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट है और उनकी 4 लड़कियां हैं जिनमें चौथी लड़की आनंदी है। आनंदी अत्यधिक गुणवती है, उसके पिता उसे बहुत चाहते हैं, लेकिन वे ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं। वे चाहते हैं कि आनंदी का विवाह किसी ऐसे योग्य पुरुष से हो जाए जिससे वह अपने आप को भाग्यहीन भी न समझे और मेरा लड़का बोझ भी न बने। इसी क्रम में श्रीकंठ सिंह जी उनके पास रामलीले का चंदा मांगने गए थे और वे श्रीकंठ सिंह से प्रभावित हो जाते हैं। श्रीकंठ और आनंदी का विवाह हो जाता है। आनंदी जब अपने ससुराल आती है तो यहाँ का रंगढंग कुछ और ही है। यह एक सीधे साधे ग्रामीण का घर है, फिर भी वह अपने आप को इस परिवेश में ढाल लेती है और ऐसा लगता है कि मानो उसने ऐशो आराम की वस्तुओं को देखा है। एक दिन वह दोपहर में खाना बनाकर अपने देवर लाल बिहारी का इंतजार कर रहे हैं। खाना बन चुका था, वह प्रतीक्षा कर रही थी कि लाल बिहारी आए, उसे भोजन दे, वह भोजन कर ले। दोपहर का समय था। लाल बिहारी 2 चिड़िया मारकर लाया। अपनी भावज से कहा, अपनी भाभी आनंदी से कहा किसे पका दो। आनंदी यद्यप सारा खाना बना चुकी थी, सारा भोजन बना चुकी थी, फिर भी वह मांस पकाने बैठी और उस दिन घी को मात्र पाव भर ही रहा होगा, वह सारा घी मांस में डाल देती है और दाल में डालने के लिए घी नहीं बचता। जब लाल बिहारी के सामने भोजन जाता है तो दाल में घी नहीं रहता, तो वह चिढ़ जाता है और कहता है घी क्या हुआ, अभी परसों ही तो घी आया। तो कहती है खत्म हो गया। इसी में बात पढ़ने लगती है और लाल बिहारी उसके मायके को भला बुरा करता है, जिसमें वह रुष्ट हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हारे भैया को आने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। लाल बिहारी भी गुस्से से उसकी तरफ खड़ाऊ फेंक कर मारता है और कहता कि इसके गुमान में तुम भूली हुई हो, जिसका तुम इतना घमंड कर रही हो, मैं इसे भी देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा। यह घटना बृहस्पतिवार की है और श्रीकंठ सिंह जी किसी कार्यालय में किसी दफ्तर में नौकरी करते हैं। वे हर शनिवार को घर आते हैं। घटना गुरुवार की है। 2 दिन तक वह बिना कुछ खाए पिए श्रीकंठ सिंह का इंतजार करती है। जैसा कि सामान्यतः श्रीकंठ सिंह जी आते थे तो बाहर चौपाल में बैठ जाते थे, लोग उनके पास आते थे, देश दुनिया की चीजों पर चर्चा होती थी, लोगों को आनंद आता था। वही क्रम उस दिन भी चल रहा था। 2-3 घंटे बीत गए या 2-3 घंटे आनंदी के लिए समझिए कि वर्ष के समान व्यतीत हुए। जब सभी लोग उठ गए, अपने अपने घर चले गए, भोजन इत्यादि करने के लिए चले गए वहां से, जब एकांत हुआ तब लाल बिहारी श्रीकंठ सिंह से कहता है, अपने भाई श्रीकंठ सिंह से कहता है कि भैया भाभी को समझा दीजिए, इस तरह वे क्यों न लगाते हैं, वे अपने मायके के सामने हम लोगों को समझती ही नहीं है। उसकी बात का समर्थन करते हुए बेनी माधव सिंह भी कहते हैं कि घर की बहुओं का मर्दों के मुंह लगना अच्छा नहीं है। इसके बाद श्रीकंठ सिंह जी घर में जाते हैं। वहां उनकी पत्नी रुष्ट होकर बैठी हुई है। भोजन करने के बाद जब वो अपनी पत्नी से मिलते हैं, यद्यपि यहाँ लोग उसके बारे में कह चुके हैं कि श्री घर सेवा कर रही है, जब वो पत्नी से मिलती है तो पत्नी सारी चीज को बताती है कि आज तुम्हारे भाई ने मेरे मायके को भला बुरा कहा, घी के कारण घी नहीं था, घी खत्म हो गया तो मैंने सारा घी मांस में डाल दिया। जब बात बढ़ी तो मैंने कहा कि घी को वहां नहीं कहा जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। इसी बात पर उसने मुझे खड़ा फेंक कर मारा और कहती है कि जिस मूर्ख जारी को चपरासगिरी करने का भी गुण नहीं है,
जो श्री कर्ण सिंह जी संयुक्त परिवार के हिमायती थे, अब वे अपने भाई से इतना रुष्ट हो गए कि वे फैसला कर लेते हैं कि अब इस घर में या तो लाल बिहारी रहेगा या तो मैं रहूंगा। अगले दिन सुबह वे अपने पिता से कहते हैं कि अब मेरा इस घर में निर्वाह नहीं हो पाएगा। मैं जिसके मान सम्मान का जिम्मेदार ईश्वर के यहाँ हूं, अगर उसके ऊपर कोई हाथ उठाए तो ऐसा नहीं है कि मैं चुप रहूंगा, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। लोग मुझे जहां तक गाली दे रहे मुझे संतोष है, लेकिन मैं जिसके लिए विधाता के यहाँ जिम्मेदार हूं, उसके प्रति अगर कोई अन्याय हो तो बोलना मेरा फर्ज है। और मैं वो साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि जिनको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वे बड़ों पर जो है हाथ उठा रहे हैं, यह उचित नहीं है। इसलिए मैं इस घर में नहीं रहता, या तो लाल बिहारी रहेगा या तो मैं रहूंगा। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। वे बहुएं जो श्री कर्ण सिंह से द्वेष करती थी, जिनके कारण से उनके पतियों ने परिवार से अलग नहीं हुआ, परिवार में उन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, आज उनकी आत्माएं मानो प्रसन्न हो गई। गांव का हर व्यक्ति किसी न किसी बहाने वहां आना शुरू कर दिया। इस चीज को बेनी माधव सिंह समझ गए और वे बात बदलने का प्रयास किए कि बेटा तुम समझदार हो, लाल बिहारी तुम मूर्ख है, जाहिल है, अनपढ़ है और उसे माफ कर दो, परिवार में मिलजुल कर रहो। लेकिन उन्हें तो वही इलाहाबाद के डिबेटिंग क्लब की आदत पड़ी हुई थी, जिस बात पे अड़ गए तो अड़ गए। लाल बिहारी के लिए श्री कर्ण सिंह ने यही कहा, या तो घर में वो रहेगा या तो मैं रहूंगा, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। लाल बिहारी को ऐसा आभास नहीं था कि भैया उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। उसे लगा कि भाई मुझे जो चार प्रमाण देंगे, डांट देंगे, लेकिन यहाँ परिस्थितियां तो कुछ और ही है। वह कोठरी में जाता है, रोता है और वहां से आकर अपनी भाभी आनंदी के पास जाकर कहता है कि भाभी मुझसे जो कुछ भी हुआ क्षमा करना, मैं यहां से जा रहा हूं और भैया कहे हैं कि वे मेरा मुंह देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें उनके पास नहीं जाऊंगा, उनसे मेरा प्रणाम करिए। और इतना कहकर वह भावुक हो जाता है और आनंदी के मन में जो उसके प्रति द्वेष थी, जो घृणा थी, उसके भावुक हो जाने से, रोने से उसके अंदर का सारा मलाल दूर हो गया। वह श्री कर्ण सिंह को समझाती है। पहले तो श्री कर्ण सिंह नहीं मानते हैं, तो कहती है कि रोकिए नहीं तो लाल कहीं चले जाएंगे, गलत हो जाएगा। तब वे दोनों भाई, तब श्री कर्ण सिंह जी लाल बिहारी को रोकते हैं, गले से लगा लेते हैं। लाल बिहारी रोने लगता है और कहता है भैया मुझे जो भी आप दंड देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, लेकिन जीवन में ऐसा फिर मत कहिएगा कि मेरा मुंह देखना नहीं चाहते। श्री कर्ण सिंह भी लाल बिहारी की बात को सुनकर भावुक हो जाते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि अब ऐसा अवसर नहीं आएगा, इन सब सारी बातों को भूल जाओ। बाहर से बेनी माधव सिंह घर में आते हैं और दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंदी की प्रशंसा करने लगते हैं और गांव में जो भी व्यक्ति इस घटना को सुनता है वह आनंदी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहता है कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। इसीलिए कथाकार ने इस कथा का शीर्षक भी बड़े घर की बेटी रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस कहानी का सारांश अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। बाकी कुछ प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।